एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज हम सीबीएसई क्लास 11 की क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर की एक्सटेंडेड एपिसोड रिवीजन करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स की जर्नी है, इसलिए आराम से सुनो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। पुणे की सिया ने पिछले टेस्ट में एफपीटीपी और पीआर को उलट दिया था। आज हम उसकी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, एफपीटीपी, पीआर रिजर्वेशन, इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स भी आएंगे। और मैं हूँ स्वाति। आज का तरीका सिंपल है। हम हर बड़े आइडिया पर रुकेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर रीजनिंग से आंसर तक पहुंचेंगे। अगर कोई पॉइंट पहली बार में पूरी तरह क्लियर न हो तो टेंशन नहीं, सुनते हुए अपने मन में आंसर बनाओ और जहां जरूरत हो वहां नोटबुक में 2 कॉलम कंपैरिजन बना लेना। हमारा गोल चैप्टर को बोलकर रिवाइज करना है, न कि लाइंस को मैकेनिकली रिपीट करना। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन पकड़ते हैं। इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है? सिर्फ इलेक्शन होना क्या डेमोक्रेसी की गारंटी है? फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन सिस्टम के रूल्स बदलने से रिजल्ट और रिप्रेजेंटेशन कैसे बदल सकते हैं। इसके बाद इंडिया का एफपीटीपी सिस्टम, पीआर सिस्टम, राज्यसभा का एसटीवी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन और रिफॉर्म्स आएंगे। एक यूजफुल लर्निंग मैप याद रखो। पहले रिप्रेजेंटेशन, फिर इलेक्शन मेथड, फिर फेयरनेस। रिप्रेजेंटेशन पूछता है कि लोगों की आवाज लेजिस्लेचर तक कैसे पहुंचे। इलेक्शन मेथड पूछता है कि वोट्स को सीट्स में कैसे बदला जाए। फेयरनेस पूछती है कि वोटर फ्रीली वोट कर पाए, कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर पाए और काउंटिंग तथा सुपरविजन इम्पार्शियल हो। यही 3 धागे पूरे चैप्टर को जोड़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत स्पोर्ट एनालॉजी से होती है। चेस में अगर नाइट अचानक अलग रूल से चले या क्रिकेट में अंपायर ही ना हो तो गेम का आउटकम बदल जाएगा। इलेक्शंस में भी रूल्स और इम्पार्शियल मशीनरी पहले से तय होनी चाहिए। इसलिए बेसिक डिसीजंस किसी करंट गवर्नमेंट की कन्वीनियंस पर नहीं छोड़े जाते, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दिया जाता है। एग्जाम पॉइंट, एनालॉजी का पर्पस यही है, रूल्स और अंपायर दोनों इम्पार्शियल होने चाहिए। अब पहला एक्टिव रिकॉल। क्या डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना हो सकती है? एकदम जल्दी आंसर मत दो। इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन में क्या हर सिटीजन हर पॉलिसी और हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है? एक सेकेंड रुककर सोचो। चैप्टर का आंसर है कि लार्ज डेमोक्रेसी में सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और यही रिप्रेजेंटेशन इलेक्शंस के द्वारा होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डे टू डे डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट चलाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स इसके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं और ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्लोजेस्ट एग्जाम्पल्स में गिना जा सकता है। लेकिन लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल के स्तर पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रूल बाय द पीपल, रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाता है। यहाँ एक सटल पॉइंट है। सिटीजन मेजर डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, उसका रोल इनडायरेक्ट होता है। वह रिप्रेजेंटेटिव चुनता है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्निंग तथा एडमिनिस्ट्रिंग में एक्टिव रोल लेता है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सिलेक्शन का रूल अलग हो तो लेजिस्लेचर की कॉम्पोजिशन और गवर्नमेंट का कैरेक्टर भी अलग हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या इलेक्शंस होने से ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी साबित हो जाती है? नहीं। चैप्टर क्लियरली कहता है कि कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स इलेक्शंस को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि उनका रूल थ्रेटन ना हो। इसलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहचान सिर्फ वोटिंग डे नहीं, बल्कि फ्री चॉइस, फेयर कंपटीशन, इम्पार्शियल सुपरविजन और जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन से होती है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में डिफरेंस लिखते समय केवल यह मत लिखना कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोग वोट करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वोट हो सकता है। बेटर आंसर में बताओ कि इलेक्शन वोटर्स को रियल चॉइस देता है या नहीं, कंपटीशन फेयर है या नहीं
और आउटकम लोगों की एस्पिरेशंस को लेजिटिमेटली एक्सप्रेस करता है या नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक इलेक्शन रूल्स तय करता है, जबकि डिटेल्स अक्सर लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज से वर्कआउट होती हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं: कौन वोट कर सकता है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन सुपरवाइज कौन करेगा, वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुनेंगे, और वोट्स काउंट करके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होंगे। ये रूल्स डेमोक्रेसी के फाउंडेशन जैसे हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाओ। पहले 3 क्वेश्चंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़े हैं: वोटर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी और सुपरविजन। आखिरी 2 क्वेश्चंस फेयर रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हैं: वोटर्स चॉइस कैसे एक्सप्रेस करेंगे और वोट्स को सीट्स में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन से जुड़े रूल्स क्यों लिखता है, तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना। पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टीज हर इलेक्शन से पहले रूल्स क्यों नहीं तय कर सकते? क्योंकि तब जो पार्टी सत्ता में है वह रूल्स को अपने एडवांटेज के लिए बदलने की कोशिश कर सकती है। चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक यही है कि इलेक्टोरल गेम शुरू होने से पहले रूल्स अग्रीड और स्टेबल होने चाहिए। इससे एग्जीक्यूटिव या रूलिंग पार्टी की मनमानी पर चेक लगता है। चलो क्विक चेक। अगर कोई आंसर कहे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस में केवल वोटिंग एज बताता है, तो क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल मेथड, सुपरविजन, कंटेस्टिंग और काउंटिंग से जुड़े बेसिक प्रिंसिपल्स भी एड्रेस करता है। और याद रखो, इलेक्शन सिस्टम केवल कैंपेनिंग के डोस एंड डोंट्स का नाम नहीं है। वोट्स काउंट होने और विनर तय होने का रूल भी उसका कोर हिस्सा है। अब हम इंडिया के इलेक्शन सिस्टम पर आते हैं। हमें अपना सिस्टम इतना फेमिलियर लगता है कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स मिले और वह जीत जाए। इसमें सोचने जैसा क्या है? लेकिन यही चैप्टर का ट्विस्ट है। प्रेफरेंसेस को काउंट करने के अलग रूल्स हो सकते हैं। कुछ रूल्स बिगर पार्टीज को फेवर कर सकते हैं, कुछ स्मॉलर प्लेयर्स या माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 1984 लोकसभा इलेक्शन वाला एग्जाम्पल इस पॉइंट को बहुत क्लियरली दिखाता है। कांग्रेस ने 543 में से 415 सीट्स जीती, यानी 80% से ज्यादा सीट्स। लेकिन उसे 48% वोट्स मिले थे, 80% वोट्स नहीं। दूसरी ओर बीजेपी को 7.4% वोट्स मिले, लेकिन सीट्स 1% से भी कम रही। यह गैप एफपीटीपी की वर्किंग समझने के लिए सेंट्रल एग्जाम्पल है। एफपीटीपी का फुल फॉर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इंडिया में कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। जिस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकी कैंडिडेट से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वही विनर होता है। ये कैंडिडेट 50% प्लस 1 यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करे, ये जरूरी नहीं है। यहाँ प्लुरैलिटी और मेजॉरिटी को अलग करो। प्लुरैलिटी का अर्थ है कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सबसे अधिक वोट्स। मेजॉरिटी का अर्थ है कुल वैलिड वोट्स का आधे से अधिक। मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं और वोट्स 40, 35 और 25 हैं। 40 वाला एफपीटीपी में जीत जाएगा, लेकिन उसे मेजॉरिटी नहीं मिली। यही कॉमन कंफ्यूजन है और यह पॉइंट मिस मत करना। अब 1984 रिजल्ट को रीजनिंग से देखो। अगर कांग्रेस कैंडिडेट्स कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50% से कम वोट्स लेकर भी फर्स्ट पोजीशन पर आए तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट मिली। लूजिंग कैंडिडेट्स को मिले वोट्स उनके कैंडिडेट या पार्टी को सीट नहीं दिला पाए, इसलिए टोटल वोट शेयर और टोटल सीट शेयर अलग हो सकते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ ये कॉजल लिंक जरूर लिखना। एक हाइपोथेटिकल केस चैप्टर में दिया गया है। मान लो कोई पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोट्स पाती है, लेकिन बाकी हर कैंडिडेट उससे कम वोट्स पाता है। तब वह पार्टी सभी सीट्स जीत सकती है, डिस्पाइट हैविंग ओनली 25% वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि एफपीटीपी में वोट्स जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सीट रिजल्ट बहुत बदल सकता है। शुभ एग्जाम फ्रेम लिखो। एफपीटीपी में कंट्री स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। हाईएस्ट वोट्स पाने वाला कैंडिडेट इलेक्टेड होता है और विनर को मेजॉरिटी मिलना आवश्यक नहीं।
इन 4 पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिखोगे तो डेफिनेशन प्रिसाइज रहेगी। अब लिसनर चैलेंज। एफपीटीपी में वोटर किसे वोट देता है, पार्टी को या कैंडिडेट को? आंसर है कैंडिडेट को। हाँ, वोटर कैंडिडेट की पार्टी को महत्व दे सकता है, लेकिन बैलेट चॉइस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट की होती है। पीआर में आमतौर पर वोटर पार्टी को प्रेफरेंस देता है। ये डिफरेंस आगे की पूरी कंपैरिजन का आधार है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी पीआर। इजराइल के एग्जाम्पल में वोट्स काउंट होने के बाद हर पार्टी को पार्लियामेंट में सीट्स उसके वोट शेयर के प्रोपोर्शन में मिलती हैं। अगर पार्टी को वोट्स का कोई प्रोपोर्शन मिलता है तो उसका सीट शेयर भी ब्रॉडली उसी प्रोपोर्शन के अनुसार होता है। इसलिए छोटे सपोर्ट बेस वाली पार्टीज को भी लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। पीआर की एक पॉसिबल वेरिएशन में पूरा कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, जैसे इजराइल या नेदरलैंड्स में। दूसरे वेरिएशन में कंट्री कई मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, जैसे अर्जेंटीना और पोर्तुगल में। दोनों में वोटर पार्टी के लिए प्रेफरेंस एक्सप्रेस करता है और सीट्स पार्टी के वोट्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। एफपीटीपी और पीआर की कंपैरिजन ऐसे याद रखो। एफपीटीपी में स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1 रिप्रेजेंटेटिव, वोट फॉर कैंडिडेट और पार्टी को वोट से अधिक या कम सीट्स मिल सकती हैं। पीआर में लार्ज एरिया या होल कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सकता है, वोट फॉर पार्टी होता है और सीट्स वोट परसेंटेज के प्रोपोर्शन में मिलती हैं। एक स्टूडेंट पूछ सकता है, पीआर फेयर है तो इंडिया ने उसे हर इलेक्शन में क्यों नहीं अपनाया? ये यूजफुल क्वेश्चन है, लेकिन अभी कंक्लूजन मत बनाओ। पीआर स्मॉलर पार्टीज और माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, पर पार्टी बेस्ड चॉइस में वोटर को अपने लोकेलिटी का एक क्लियरली रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल सकता। अब हम इंडिया के चॉइस के रीजंस केयरफुली देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस के लिए पीआर का एक कॉम्प्लेक्स वेरिएंट प्रिस्क्राइब किया है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इंडिया में सिर्फ एफपीटीपी ही यूज होता है। लोकसभा और सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस की डिस्कशन में एफपीटीपी सेंट्रल है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस में पीआर बेस्ड मेथड्स भी मौजूद हैं। राज्यसभा इलेक्शंस में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी फॉलो होता है। यहाँ वोटर्स रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएस होते हैं। हर वोटर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में रैंक करता है। कैंडिडेट को विनर बनने के लिए एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स चाहिए। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस से रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स इलेक्ट ना हो तो लोएस्ट वोट्स वाले कैंडिडेट के वोट्स नेक्स्ट प्रेफरेंसेस को ट्रांसफर किए जाते हैं। कोटा का चैप्टर वाला एग्जाम्पल देखो। अगर 200 ml आज 4 राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड कोटा 200 डिवाइडेड बाय 4+1 यानी 41 वोट्स होगा। फॉर्मूला को रखने से पहले लॉजिक समझो। अवेलेबल वोट्स को इलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या से रिलेट किया जाता है और कैंडिडेट को मिनिमम थ्रेशोल्ड पार करना होता है। काउंटिंग में पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स देखे जाते हैं। जो कैंडिडेट कोटा हासिल कर लेता है वह इलेक्टेड हो सकता है। अगर सीट्स भरने के लिए पर्याप्त कैंडिडेट्स कोटा नहीं पाते तो लोएस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट एलिमिनेट होता है और उसके बैलेट पेपर्स पर लिखी सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर किया जाता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विनर्स मिलने तक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब क्वेश्चन, इंडिया ने एफपीटीपी क्यों अडॉप्ट किया? पहला रीजन सिंप्लिसिटी है। वास्ट और डाइवर्स कंट्री में ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए एफपीटीपी समझना आसान है। वोटर सिंपली कैंडिडेट या पार्टी को एंडोर्स करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम में वोटर अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहचानता है और उसे अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है। यह लोकल कनेक्शन एफपीटीपी का इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। तीसरा रीजन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से जुड़ा है। पीआर में सीट्स वोट शेयर के अनुसार बढ़ती हैं, इसलिए क्लियर मेजॉरिटी न बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। एफपीटीपी लार्जेस्ट पार्टी या कोalition को एक्स्ट्रा बोनस सीट्स दे सकता है और स्टेबल गवर्नमेंट बनने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह एडवांटेज है,
यह क्लेम नहीं कि एफपीटीपी हर एंगल से परफेक्ट है। चौथा रीजन सोशल ग्रुप्स के बीच लोकल कंपटीशन है। एफपीटीपी में अलग अलग सोशल ग्रुप्स किसी लोकेलिटी में कैंडिडेट को जिताने के लिए साथ आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि पीआर हर कम्युनिटी को अलग नेशन वाइड पार्टी बनाने के लिए इंकरेज कर सकता है, इसलिए एफपीटीपी को इंडिया की डाइवर्सिटी और पार्लियामेंट्री नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल माना गया। फिर भी एफपीटीपी के इफेक्ट्स यूनिफॉर्म नहीं रहे। चैप्टर बताता है कि सिस्टम ने लार्जर पार्टीज को क्लियर मेजॉरिटीज दिलाने में मदद की, लेकिन इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस, स्मॉलर पार्टीज और बाद में मल्टी पार्टी कोalitions भी देखे गए। 1989 के बाद कोalitions ने स्मॉलर पार्टीज को कंपटीशन में आने का अवसर दिया। इसलिए टेक्स्ट बुक आंसर में जनरल टेंडेंसी और इंडिया का डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस दोनों लिखना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। एफपीटीपी सिंपल और लोकल अकाउंटेबिलिटी वाला है, लेकिन वोट शेयर और सीट शेयर में डिस्क्रिपेंसी ला सकता है। पीआर रिप्रेजेंटेशन को प्रोपोर्शन बनाता है, लेकिन स्टेबल मेजॉरिटी और डायरेक्ट लोकल अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठाता है। अब हम देखेंगे कि एफपीटीपी में सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर की गई। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जरूरत एफपीटीपी की एक लिमिटेशन से जुड़ी है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोमिनेंट सोशल ग्रुप हमेशा हाईएस्ट वोट्स लेकर जीतता रहे, तो ऑप्रेस्ड या स्मॉलर सोशल ग्रुप्स अनरिप्रेजेंटेड रह सकते हैं। इंडिया के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सीरियसली कंसिडर किया और फेयर तथा जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रास्ता चुना। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी वोटर्स वोट कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोशल सेक्शन से बिलोंग करने चाहिए जिसके लिए सीट रिजर्व्ड है। सेपरेट इलेक्टोरेट में केवल उसी कम्युनिटी के वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया और रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपनाया। यह डिफरेंस एग्जाम में बहुत कॉमनली टेस्टेड है। क्यों जरूरी था कि सभी वोटर्स वोट करें? क्योंकि कोई सोशल ग्रुप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में संख्या में कम हो सकता है, लेकिन पूरे कंट्री में उसका पॉपुलेशन शेयर सिग्निफिकेंट हो सकता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी उस ग्रुप के कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट करने का अवसर देती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने में भाग लेते हैं। इसे इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की दिशा में समझो। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। ये प्रोविजन इनिशियली 10 इयर्स के लिए बनाया गया था और सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। आगे एक्सटेंशन के बारे में पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है। रिजर्व सीट्स का शेयर इंडिया में इन कम्युनिटीज के पॉपुलेशन पोर्शन से जुड़ा है। अब डिलिमिटेशन कमीशन, ये इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज ड्रॉ करती है। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करती है। स्टेट में रिजर्व सीट्स का कोटा एससी या एसटी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के आधार पर तय होता है। फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देखकर सुटेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाती हैं। एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी जाती हैं। एससी रिजर्वेशन में हाई प्रोपोर्शन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टेट के अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड करने की कोशिश होती है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जनरली वाइडली स्प्रेड है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के समय रोटेट भी की जा सकती हैं। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन पर भी चैप्टर रिफॉर्म डिबेट रखता है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन की संख्या कम रहने के कारण 1/3 सीट्स रिजर्व करने की डिमांड उठी। लोकल बॉडीज में विमेन्स रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और चैप्टर नारी शक्ति वंदन अधिनियम विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 का भी उल्लेख करता है। एग्जाम में इसे सजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। एक सेकंड पॉज करके डिफरेंस बोलो। रिजर्वेशन में सभी वोटर्स, रिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट कम्युनिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट में रिस्ट्रिक्टेड वोटर्स और कम्युनिटी बेस्ड इलेक्टोरेट। अगर आंसर में दो को सेम लिख दिया तो पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन खो जाएगा। इस कंपैरिजन को अपने नोटबुक में 2 कॉलम्स में लिखो और एक लाइन में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों रिजेक्ट किए। अब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में एंटर कर रहे हैं। किसी इलेक्शन सिस्टम का ट्रू टेस्ट केवल ये नहीं कि वोटिंग हो गई,
जरूरी है कि प्रोसेस इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट हो। वोटर की एस्पिरेशंस इलेक्टोरल रिजल्ट्स में लेजिटिमेटली एक्सप्रेस हो और पार्टिसिपेंट्स डेमोक्रेटिक कंपटीशन के रूल्स माने। इसलिए इलेक्टोरल फेयरनेस इंस्टीट्यूशन, लॉ और पॉलिटिकल कंडक्ट तीनों से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज और राइट टू कॉन्टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब है कि सभी एडल्ट सिटीजन्स वोट करने के एलिजिबल हो। इंडिया में फ्रेमर्स ने एडल्ट सिटीजन्स की इक्वालिटी और जजमेंट पर भरोसा किया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वोटिंग राइट की कंडीशन नहीं बनाया। 1989 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वोटिंग एलिजिबिलिटी एज 21 से घटाकर 18 की। राइट टू कंटेस्ट भी ब्रॉडली सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है। लोकसभा या असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 इयर्स है। इनकम, एजुकेशन, क्लास या जेंडर के आधार पर जनरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कुछ ऑफेंसेस में 2 इयर्स या उससे अधिक इम्प्रिजनमेंट भुगत चुका व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है, वोटिंग एज और कंटेस्टिंग एज को मिक्स मत करना। एडल्ट सिटीजन्स के लिए वोटिंग एज 18 है, जबकि लोकसभा या असेंबली कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स बताई गई है। आंसर राइटिंग में दोनों को अलग हेडिंग्स में लिखना। इससे तुम्हारा रिस्पॉन्स क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनली एक्यूरेट लगेगा। क्विक रिकॉल। अगर कोई कहे कि इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी इलेक्शंस भी सुपरवाइज करती है, तो क्या ये सही है? नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। लोकल बॉडी इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के इंडिपेंडेंट स्फीयर में आते हैं। इस डिस्टिंक्शन को एमसीक्यू में केयरफुली पढ़ना। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चैप्टर का इंस्टीट्यूशनल कोड है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्शंस के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल से जोड़ता है। इसका मतलब है कि कमीशन की भूमिका केवल पोलिंग डे मैनेज करना नहीं, बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस के बहुत से एस्पेक्ट्स पर डिसाइसिव सुपरविजन रखना है। इंडिपेंडेंट मशीनरी क्यों चाहिए? अगर इलेक्शन कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी रूलिंग एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट कंट्रोल में हो, तो इम्पार्शियलिटी पर डाउट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ऐसा रोल दिया कि वह गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी केवल आइडियल वर्ड्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अप टू डेट रखने की कोशिश करती है। वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर का नाम मिसिंग ना हो और इनएलिजिबल या नॉन एग्जिस्टेंट नेम्स शामिल ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा कमीशन इलेक्शन शेड्यूल तैयार करती है, जिसमें नोटिफिकेशन, नॉमिनेशंस, स्क्रूटनी, विड्रॉल, पोलिंग, काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट्स शामिल होती हैं। कमीशन फ्री एंड फेयर पोल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन या कैंसिल कर सकती है। अगर एटमॉस्फेयर इतना विशेटेड हो कि फेयर इलेक्शन पॉसिबल ना हो, वह स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीपोल ऑर्डर कर सकती है और काउंटिंग अनफेयर लगे तो रिकाउंट भी। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पार्टीज और कैंडिडेट्स पर लागू करना भी कमीशन की इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना और इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना भी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमीशन के पास अपना स्टाफ लिमिटेड है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की मदद से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद इलेक्शन रिलेटेड वर्क के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर कमीशन का कंट्रोल रहता है। वो ऑफिसर्स ट्रांसफर कर सकती है या नॉन पार्टिजन कॉन्डक्ट न होने पर एक्शन ले सकती है। एक नेचुरल डाउट, इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर है या मल्टी मेंबर? चैप्टर बताता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रही हैं। 1989 से पहले ये सिंगल मेंबर थी। 1989 के आसपास बदलाव हुए और 1993 से कमीशन मल्टी मेंबर बनी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड करते हैं, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर से अधिक पावर्स नहीं रखते। डिसीजंस कलेक्टिव बॉडी के रूप में लिए जाते हैं। सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर।
चैप्टर में कंसर्न डिस्कस किया गया है कि रूलिंग पार्टी पार्टिसन अपॉइंटमेंट कर सकती है। इसी कारण सजेशन आया कि अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जरूरी हो। ये करंट रूल और प्रपोज्ड रिफॉर्म का डिफरेंस है, दोनों को एक ना लिखना। सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर 6 इयर्स या 865 तक है, जो भी पहले हो। सीईसी को टर्म पूरी होने से पहले प्रेसिडेंट तभी रिमूव कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी से रिकमेंडेशन करें। यह सिक्योरिटी इसलिए है कि रूलिंग पार्टी किसी इंडिपेंडेंट सीईसी को सिंपली हटाकर इलेक्शन प्रोसेस को फेवरेबली कंट्रोल न कर सके। स्पेशल मेजॉरिटी का अर्थ भी क्लियर रखो। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी और हाउस की टोटल मेंबरशिप का सिंपल मेजॉरिटी या ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से स्ट्रॉन्गर रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल और सीईसी की रिमूवल को भी केयरफुली डिस्टिंग्विश करना। चैप्टर के अनुसार इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, जबकि सीईसी के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी रिकमेंडेशन वाला सेफगार्ड है। अब एक एक्टिव रिकॉल एक्सचेंज। अगर कमीशन के पास इलेक्शन कैंसिल करने की पावर ना होती तो वायलेंट या विशिटेड एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? वोटर्स फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, रिजल्ट उनकी जेन्युइन प्रेफरेंस एक्सप्रेस नहीं करता और इलेक्शन की लेजिटिमेसी कमजोर होती। इसलिए पावर का पर्पस आर्बिट्रेरी कंट्रोल नहीं, फ्री एंड फेयर प्रोसेस की प्रोटेक्शन है। चैप्टर कमीशन की प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस भी बताता है। इसने मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज में डिफिकल्ट इलेक्शंस कंडक्ट किए और कुछ सिचुएशंस में इलेक्शंस पोस्टपोन किए जब फ्री एंड फेयर पोल इमीडिएटली पॉसिबल नहीं था। इससे एक ब्रॉडर लेसन मिलता है। इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन पावर्स का इम्पार्शियल और इफेक्टिव यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक डेमोक्रेसी से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पूरा इंस्टीट्यूशनल चेन देख लिया। इलेक्शंस रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मेथड सीट्स तय करता है, रिजर्वेशन इंक्लूजन बढ़ाती है और इंडिपेंडेंट कमीशन फेयरनेस गार्ड करती है। अब फाइनल सेक्शन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे। एडजी पर इस पॉइंट को एक्टिव रिकॉल की तरह दोबारा टेस्ट करना हो तो इसी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अब वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। चैप्टर कहता है कि कोई इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस में फ्लॉज और लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक इंप्रूव करने के मैकेनिज्म्स खोजते रहना चाहिए। रिफॉर्म्स का उद्देश्य केवल लॉ बदलना नहीं, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन करना है। पहली मेजर सजेशन है एफपीटीपी से पीआर के किसी वेरिएंट की ओर शिफ्ट करना। इससे पार्टीज को उनके वोट शेयर के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलने की संभावना बढ़ेगी और वोट सीट डिस्क्रिपेंसी कम हो सकती है। लेकिन एग्जाम आंसर में बैलेंस रहना ये सजेशन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाइनल सोल्यूशन नहीं। चैप्टर एक्सप्लिसिटली बताता है कि इन प्रपोजल्स पर कंसेंसस नहीं है। दूसरी सजेशन वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से जुड़ी है, विशेष रूप से पार्लियामेंट और असेंबलीज में कम से कम 1/3 वुमेन इलेक्टेड हो। तीसरी सजेशन मनी के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने की है। एक प्रपोजल ये भी था कि इलेक्शन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट एक स्पेशल फंड से पे करे। इन सजेशंस को लिस्ट की तरह नहीं, रिप्रेजेंटेशन और फेयरनेस के गोल से जोड़कर लिखना। अन्य प्रपोजल्स में क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करने से रोकना, इवन मेन अपील कोर्ट में पेंडिंग हो, कास्ट और रिलीजियस अपील्स पर कंप्लीट बैन और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने वाला लॉ शामिल है। पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन करना चाहिए। यह भी रिफॉर्म डिबेट का हिस्सा है। लेकिन लॉ अपने आप डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्रिएट नहीं कर सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स, पार्टीज और इलेक्टोरेट को डेमोक्रेटिक कंपटीशन के स्पिरिट का पालन करना होगा। सिटीजन्स को विजिलेंट और पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहिए। हालांकि ऑर्डिनरी पीपल हर समय पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए इंस्टीट्यूशंस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वॉचडॉग की तरह एक्टिव होना भी जरूरी है। एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सोचो, क्या इंडिया को एफपीटीपी से पीआर में शिफ्ट कर देना चाहिए? स्ट्रॉन्ग आंसर में पहले दोनों सिस्टम्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कंपेयर करो। एफपीटीपी की सिंप्लिसिटी, लोकैलिटी और स्टेबिलिटी लिखो। पीआर की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और स्मॉलर ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटी लिखो।
फिर अपना रीजन कंक्लूजन दो। सिर्फ पीआर फेयर है या एफपीटीपी सिंपल है? इतना वन साइडेड आंसर वीक रहेगा। अब चैप्टर कंक्लूजन को कनेक्ट करते हैं। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम वोटर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रीली चूज करने और गवर्नमेंट्स पीसफुली चेंज करने में सक्षम बनाता है। वोटर इंटरेस्ट और कैंडिडेट्स तथा पार्टीज की संख्या बढ़ी है। सोशल कंपोजिशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रेजुअली अधिक डाइवर्स हुई है। हालांकि विमेन लेजिस्लेटर्स की संख्या सेटिस्फैक्टरी नहीं बढ़ी। यह सक्सेस और लिमिटेशन दोनों को साथ देखने वाला कंक्लूजन है। फाइनल रिकैप को 6 एंकर्स में रखो। 1. लार्ज डेमोक्रेसी में इलेक्शंस रिप्रेजेंटेशन का माध्यम है। 2. हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होता। 3. इंडिया का मुख्य सिस्टम एफपीटीपी है, जहां हाईएस्ट वोट्स वाला कैंडिडेट जीतता है, मेजॉरिटी जरूरी नहीं। 4. पीआर वोट्स और सीट्स को प्रोपोर्शनेट बनाता है। 5. रिजर्वेशन डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट करती है। 6. इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर प्रोसेस की गार्डियन इंस्टीट्यूशन है। सबसे कॉमन मिस्टेक एक बार फिर एफपीटीपी को मेजॉरिटी सिस्टम मत लिखना। इसमें कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकी कैंडिडेट से अधिक वोट्स चाहिए, लेकिन 50% प्लस 1 जरूरी नहीं। दूसरी मिस्टेक है हर इंडियन इलेक्शन को एफपीटीपी बताना, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए पीआर का कॉम्प्लेक्स वेरिएंट यूज होता है। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज। बिना नोट्स देखे 4 बातें बोलकर समझाओ। एफपीटीपी और पीआर में 2 डिफरेंसेस, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और सेपरेट इलेक्टोरेट में 1 डिफरेंस, और इलेक्शन कमीशन की 3 फंक्शंस। फिर एक 6 मार्क आंसर लिखो। क्या एफपीटीपी से पीआर की ओर शिफ्ट करना चाहिए? अपने आंसर में फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी तीनों एंगल्स इंक्लूड करना। आज हमने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर को कंसेप्चुअली रिवाइज किया। इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, एफपीटीपी, पीआर और एसटीवी, रिजर्वेशन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू कॉन्टेस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नोटबुक में अपना फाइनल कंपैरिजन लिखो और फिर बिना देखे एक्सप्लेन करो। एडजी पर किसी एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा काम किया तुमने। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे। तब तक समझकर पढ़ो, कामली रिवाइज करो और अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो।